अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये आज हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 है। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स और इस टॉपिक का इस्तेमाल ज़रूर होता है। बल्कि यूँ कहिए कि इस टॉपिक के बग़ैर कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें आप काम नहीं कर सकते, इस टॉपिक की समझ के बग़ैर, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए बग़ैर। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर टॉपिक को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और उसे आपको समझा पाऊं, ताकि ना सिर्फ आपको वो टॉपिक तैयार हो जाए बल्कि आप उसके मुतल्लिक़ तमाम मालूमात से बाखबर हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप इन टॉपिक्स को समझ सकें और रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इन टॉपिक्स के जवाब देने के काबिल भी हो जाएं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की ये 10th की बुक है और आज जो हमने चैप्टर कवर करना है वो ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं वो हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो चलते हैं आज के इन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इनकी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत ही क्यों होती है। बात यह है कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा वास्ता वैल्यूज़ के साथ ज़रूर पड़ता है या होता है, और ऑब्वियसली हम कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहेंगे सी लैंग्वेज से या किसी भी और लैंग्वेज से जिसके अंदर कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्स या मुश्किल किस्म की जो है कैलकुलेशन का होना दरकार है। ठीक है, तो इसीलिए हम कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़रूरी समझते हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से, ना सिर्फ सी के लिहाज से बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना समझे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम नहीं कर सकते, ख़ासकर तब जब वो काम कैलकुलेशन से मुतल्लिका हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को कैलकुलेशन या किसी भी तरह के एक्सप्रेशन के हल को परफॉर्म करने के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ना और इसको समझना इतना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को समझ सकें जिनके वजह से या जिनकी बुनियाद पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वैल्यूज़ पर काम किया जाता है और उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल की डेफिनेशन की। हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें एक सेट ऑफ वर्ड्स दे दिया जाता है या करैक्टर्स के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें उस लैंग्वेज की बेसिक्स को सीखते हुए ये बता दिया जाता है कि भाई ये करैक्टर्स हैं या ये वर्ड्स हैं या ये रूल्स के हिसाब से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर भी जब हम उसकी बेसिक्स को सीख रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दे दिया गया है, जिसको सीखकर हम सी लैंग्वेज के अंदर कैलकुलेशन, वर्ड्स और ये सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स मौजूद हैं। अल्फ़ाबेट्स में ABC, ठीक है, दोनों कैपिटल लेटर्स में भी दी हुई है और स्मॉल लेटर्स में भी दी हुई है, यानी कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के और स्मॉल लेटर्स भी। इसके अलावा डिजिट्स 0 to 9 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर या वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 349, 506, 2,43
या 4099। तो ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये 0 से 9 डिजिट्स के बीच में ही हमने नंबर्स को चूज़ करके इन वैल्यूज़ को बनाया है या लिखा है या ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया है। तो इस तरह हम डिजिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, ये सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पर मौजूद होते हैं और प्रोग्रामिंग में इन सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सिंबल्स को मोस्टली सी लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सी लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा सिंटैक्स इन सिंबल्स पर मुश्तमिल है। सिंटैक्स इज़ अ रूल, लिखने का तरीका सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तरीका भी और रूल भी, असूल भी। उसके अलावा उससे हटकर हम सी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिख सकते। तो इन सिंबल्स को गौर से देखिएगा, या आपके कीबोर्ड पर जो भी सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये तमाम सिंबल्स सी लैंग्वेज के अंदर हमें लिखने की परमिशन देते हैं, ताकि हम सी लैंग्वेज से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलवा सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो जब हम इन करैक्टर्स को, इन सिंबल्स को, इन डिजिट्स को कंबाइन करते हैं तो उससे बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। यानी कि हमें ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि विच वैल्यू इज़ वेरिएबल एंड विच इज़ कांस्टेंट। दोनों ही जो वेरिएबल और कांस्टेंट हैं, ठीक है, इनमें ये तमाम करैक्टर्स, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स, ये तमाम डिजिट्स, सिंबल्स शामिल हैं। लेकिन फ़र्क आपने सिर्फ ये सीखना है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होगी और कौन सी वेरिएबल। ठीक है, और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कीवर्ड्स भी इन्हीं के साथ बनते हैं, और कीवर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ होते हैं कीवर्ड में, ठीक है, तो रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स, वो भी इन्हीं जो है करैक्टर्स या सिंबल्स या फिर डिजिट्स की वजह से बन पाते हैं। और मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स की वजह से ही बनते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की। ठीक है, व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं प्रोग्राम के अंदर जो चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ जो कि एक अपनी पहचान रखती हैं, ठीक है, और उनको तब्दील हम नहीं कर सकते, उनकी आइडेंटिफिकेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं कांस्टेंट। जैसे 4, 6, 9 ये 3 वैल्यूज़ अलग अलग आप ले लो। ठीक है, 4 की अपनी पहचान है, 6 की अपनी पहचान है, 9 की अपनी पहचान है। ना 4 6 की जगह ले सकता है और ना ही 9 जो है वो 4 की। ठीक है, इसी तरीके से जो वैल्यूज़ जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, वो वैल्यू जो कांस्टेंट हो, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यूज़ कांस्टेंट कहलाती हैं। अब आपने सीखना है कि कांस्टेंट की टाइप्स कितनी होती हैं, हम कितनी तरह की वैल्यूज़ को एज कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और सम टाइम ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को ही परमानेंटली इस्तेमाल करें। सम टाइम्स हम वेरिएबल को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। वो कैसे, आगे चल के हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल दूं मैं, तो मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा पाई। ठीक है, जिसकी पाई आपने सुना होगा, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो ये पाई अगर हम सी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ, कहने को तो ये अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन पाई की अपनी वैल्यू होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। अब आगे चलते हैं और कांस्टेंट की टाइप्स को देखते हैं। कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीजर आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो मुकम्मल हो, पूरी हो, कहलाती है इंटीजर, जिसे होल भी कहा जाता है। ठीक है, उस वैल्यू के अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और उस वैल्यू की प्रॉपर अपनी पहचान होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 7, 1, 2, 5, 6 जो है 5 लिखा हुआ है 5 टाइम्स, -54 और 2, 3, 4, 9। तो ये तमाम वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? इंटीजर कांस्टेंट कहलाती हैं। ये कांस्टेंट तो हैं, लेकिन इनकी टाइप क्या है? इंटीजर, क्योंकि इन वैल्यूज़ के अंदर हम पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम करेंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर होगा, और वैसे भी ये गलत है। इसके अलावा वैल्यूज़ तो पूरी होती हैं इंटीजर कांस्टेंट में, लेकिन उन वैल्यूज़ की आइडेंटिटी पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकती है।
ठीक है। वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट की कोई भी हो, उसके साथ वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। हमें अच्छे तरीके से पता है मैथमेटिक्स में कि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ प्लस का सिंबल नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव कहलाती हैं। जस्ट हम नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम उसके साथ नेगेटिव का सिंबल शो करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इंटीजर कांस्टेंट की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है रियल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रियल का मतलब है वो वैल्यूज़ जिनके अंदर पॉइंट इस्तेमाल हो। ठीक है, डेसिमल पॉइंट जिनके अंदर हम इस्तेमाल करें वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, वो रियल कांस्टेंट कहलाती हैं। और ये वैल्यूज़ भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ मुकम्मल होल नहीं होती, बल्कि इनके अंदर पॉइंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड रियल कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता ही रहता है, मतलब वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, अगर रिक्वायर्ड है और अगर लगा हुआ भी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड टाइप की तरफ, विच इज़ करैक्टर कांस्टेंट। अच्छा, ये अब एक करैक्टर टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ में स्मॉल केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, यहाँ पे बात अल्फ़ाबेट्स की हो रही है। ठीक है, ABCD, उसके अलावा डिजिट्स, उसके अलावा स्पेशल करैक्टर्स जितने भी हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इस अपॉस्ट्रॉफ़ी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ये जो सिंबल है ये अपॉस्ट्रॉफ़ी का है, और इसके अंदर हम जो भी अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी डिजिट या कोई भी स्पेशल करैक्टर जब लिखते हैं तो वो एज़ करैक्टर कंसिडर होता है। सी लैंग्वेज उसे करैक्टर ही समझती है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी बड़े ही अच्छे तरीके से। फ़िलहाल आप ये याद रख लो कि करैक्टर कांस्टेंट में तमाम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स शामिल हैं, और उनको हम अपॉस्ट्रॉफ़ी के अंदर जब लिखते हैं तभी उन्हें जो है करैक्टर के तौर पे पहचाना जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। और अपॉस्ट्रॉफ़ी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे किसी भी अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल करैक्टर के डाली जाती है, ताकि उसे हम एज़ करैक्टर कांस्टेंट के तौर पे प्रेजेंट कर सकें। यहाँ छोटी सी हिंट आपको दूंगी कि यहाँ पे इनका ताल्लुक़ जो है करैक्टर्स का, ठीक है, ये आस्की कोड के साथ होता है। आस्की कोड क्या होता है, अब आप ये सर्च करो और फिर आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज़ आस्की कोड एंड व्हाट डू यू नो अबाउट। आप क्या जानते हैं आस्की कोड के बारे में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इन करैक्टर्स का उस आस्की के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। तो ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी क्वेश्चन, बल्कि आज ही पूछ रही हूँ। इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आस्की, आस्की क्या है। ये हिंट मैंने आपको इसलिए दी है ताकि जो है आपको पता चल सके कि सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी डिजिट को लिखने से, यानी कि 2+3 लिखने से, 4+9 लिखने से वो एज मैथमेटिकल कंसिडर होता है और वो प्लस हो जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जब हम एज अ करैक्टर किसी भी यूज़ करते हैं डिजिट को, तो फिर उसकी वो पहचान नहीं रहती, उसकी वो वैल्यू नहीं हमें दिखती। और चाहे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर हमने किसी भी करैक्टर, अल्फ़ाबेट, ठीक है, या फिर जो है डिजिट के आसपास अपॉस्ट्रॉफ़ी लगा दिया है, तो फिर उसकी वो पहचान बदल जाएगी, उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे करैक्टर कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एज कांस्टेंट यूज़ होगी, और वो वैल्यू जो है जब हम इसे किसी भी वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। हाँ, उसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए थी वही रहेगी, लेकिन वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम चलते हैं इस एक्टिविटी की तरफ। इसमें अब ये कहा जा रहा है इस एक्टिविटी 1.6 में कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब आप देख लो इसमें कौन सी वैल्यू आपको लगती है कांस्टेंट है, और आपने बताना है, और ये बताना है ख़ास करके कि इस कांस्टेंट की टाइप क्या है, रियल, इंटीजर या फिर करैक्टर।
चंद एक इसमें से जो कांस्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगी और बाकी आपने ख़ुद कोशिश करनी है आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहला 12 है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा, ये पूरी वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगी, इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद हम चलते हैं स्टैरिक की तरफ, तो स्टैरिक ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि इस स्पेशल कैरेक्टर के लेफ़्ट और राइट साइड पे अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल है, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अब हम चलते हैं -21, तो -21 क्या है, ये भी इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दी हुई वैल्यू -12.3, तो ये वैल्यू क्या है, ये रियल कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज़ हो सकता है, इंटीजर के साथ भी और जो है रियल के साथ भी। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, रियल कांस्टेंट। अब बाकी जो मैंने वैल्यूज़ छोड़ दी हैं आपने ख़ुद आइडेंटिफाई करना है कि इन कांस्टेंट्स की क्या टाइप है। अब आगे चलते हैं वेरिएबल की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जहाँ कांस्टेंट है वहाँ पे वेरिएबल ज़रूर आएगा। और अगर आपको मैं बताऊँ आपकी आसानी के लिए, तो वेरिएबल कांस्टेंट से मुख्तलिफ है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वो वैल्यू है जो कि चेंज हो सकती है, प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में इस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग जाती कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बल्कि वेरिएबल वैल्यू कहीं भी आप प्रोग्राम के अंदर आप उसे चेंज कर सकते हैं। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारी कंप्यूटर की रैम के ऊपर वो लिखा जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली वो रैम के जिस भी हिस्से में लिखा जा रहा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी वैल्यू हम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उसे एज वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो वैल्यू रैम के जिस भी हिस्से में लिखी जा रही है, ठीक है, उस हिस्से का नाम होता है, उन ब्लॉक्स का नाम होता है, ठीक है, और उनका एड्रेस भी होता है। तो जब हम वैल्यू लिखते हैं, वो वैल्यू जिन रैम के ब्लॉक्स के अंदर लिखी जा रही होती है या मेमोरी के, ठीक है, उन ब्लॉक्स का अपना नाम भी होता है और उसके अलावा उनका एड्रेस भी होता है। ठीक है, जिसे मेमोरी एड्रेस भी कहा जाता है, और उन ब्लॉक्स का वो नाम रखा जाएगा जो कि हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वेरिएबल है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर स्टोर है 1 2 3 4, ठीक है, और मैं रैम के अंदर उसे लिखती हूँ, तो इस तरीके से उसका नाम उन ब्लॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उन वैल्यूज़ का नाम हमने क्या रखा है, पाकिस्तान, और जिस रैम की लोकेशन पे वो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ठीक है, उनका जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अब आपको बड़े अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब कुछ भी लिख रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ लिखा जा रहा होता है, रैम के अंदर। ठीक है, रैम के अंदर, लेकिन टेम्पोरेरी तौर पे, आर्जी तौर पे। अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं तो हमें उस वैल्यू को या हमें उस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, उस फाइल को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही हम रैम पे काम कर चुकते हैं, हम उस प्रोग्राम को बंद करते हैं या फिर हम कंप्यूटर अपना ऑफ करते हैं, रैम से सारा डाटा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की बात की जा रही है वो उसके लिखे जाने की, उसकी मेमोरी लोकेशन के, उसको असाइन होने की, वेरिएबल की वैल्यू को जब भी मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे लिखा जा रहा हो तो वो टेम्पोरेरी तौर पे, आर्जी तौर पे लिखी जाएगी। जैसे ही हम अपने जो है प्रोग्राम को ऑफ़ करेंगे सी लैंग्वेज के, ठीक है, वो वैल्यू वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, रैम से रिमूव हो जाएगी, यानी कि मेमोरी से मिट जाएगी। और अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं तो हमें सी की फ़ाइल को जो है सेव करना पड़ेगा अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हर वेरिएबल का नाम क्या होता है, एक यूनिक नेम कहलाता है, जिसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि हम किसी भी वेरिएबल का जब नाम रखते हैं तो उसे यूनिक नेम भी कहा उसका जाता है, आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है उसे वेरिएबल ही कहा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो उसकी डाटा टाइप आती है। ठीक है, हमने ऊपर 3 तरह की डाटा टाइप पढ़ी थी कांस्टेंट के लिए, और अब 3 ही तरह की डाटा टाइप हैं वेरिएबल के लिए। ठीक है, जिनके नाम तो डिफरेंट है लेकिन काम वही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंट,
इसमें इंट का मतलब यह है कि हमने कोई वेरिएबल वैल्यू ली है और उसकी डाटा टाइप इंट है, तो उसके अंदर हम सिर्फ ऐसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर जो पूरी हो, मुकम्मल हो, एज होल हो। ठीक है, यानी उसके अंदर पॉइंट यूज़ ना हो रहा हो। फिर आती है फ्लोट टाइप। इसके अंदर हम पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हमने वेरिएबल का नाम सोच लिया है और हमने वैल्यू भी हमें पता है, तो हम उस वेरिएबल के अंदर उसी वैल्यू को स्टोर करेंगे जो पॉइंट वाली हो, लेकिन डाटा टाइप फ्लोट ही होगी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉइंट की वजह से फ्लोट ही कहलाएगी। अब बात करते हैं 4 डाटा टाइप की, यानी कि करैक्टर डाटा टाइप। लेकिन अब हम इसे वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। किसी भी करैक्टर वैल्यू को दिखाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का लेफ़्ट और राइट साइड में इस्तेमाल करेंगे, तभी वो वैल्यू या वो करैक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, 4 डाटा टाइप कहलाएगा। 4 मतलब करैक्टर डाटा टाइप। इसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल जो है लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, या स्पेशल करैक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी इसके आसपास होगी, तभी वो एज करैक्टर कंसिडर होगा सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ आपने सीखनी है वो ये है कि हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन सा जो है डाटा टाइप हमने कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी डाटा टाइप हमें यहाँ पे चाहिए। ये तमाम काम तभी मुमकिन है जब आपको इन 2 चीज़ों की अच्छी से समझ हो सके कि हमने कहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना है और कहाँ पे वेरिएबल, और उसके अलावा कांस्टेंट की कौन सी टाइप यूज़ करनी है और कौन सी वेरिएबल की टाइप। इन तमाम चीज़ों की सिलेक्शन का जितना भी दारोमदार है वो आपके प्रोग्राम पर है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे होते हैं तो आपको इतना आइडिया होता है, पता होता है कि इस प्रोग्राम में हमने किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसमें किस तरह के नंबर्स चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल की, कि हमें ये पता होता है कि हमने किस वैल्यू को एज़ कांस्टेंट लेना है और कौन सी वैल्यू एज़ वेरिएबल इस्तेमाल करनी है। इन 2 चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के बाद हम सीधा जाते हैं उनकी डाटा टाइप के ऊपर। अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसकी जगह पे इंटीजर वैल्यू भी, रियल वैल्यू भी और करैक्टर टाइप वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो किसी भी वैल्यू को दिमाग में रखते हुए हम उस वेरिएबल का नाम तो कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी डाटा टाइप हम वही चूज़ करेंगे उस वेरिएबल की जिस तरह की वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी वैल्यू है 20.6, ठीक है, तो 20.6 हमारी ये वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को अगर हम इस वेरिएबल जिसका नाम है सम में यूज़ करना चाहते हैं, तो ठीक है, हमने वेरिएबल का नाम भी सम रख लिया, ठीक है, हमें पता है वेरिएबल भी ये है हमारी, ठीक है, लेकिन हम इस 20.6 वैल्यू के लिए जो डाटा टाइप लेंगे वो फ्लोट होगी। हम इंटीजर चूज़ नहीं कर सकते, हम करैक्टर चूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे डाटा टाइप कौन सी लेंगे, फ्लोट, ताकि हम सी लैंग्वेज को ये बता सकें कि ये हमारी वैल्यू है और इस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डाटा टाइप ये है, तभी सी लैंग्वेज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। वरना सिंटैक्स एरर हमारा आ जाएगा और ये एरर फिर हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, और ये तभी ठीक होगा जब हमें इसकी समझ होगी कि हमने ये गलती की है। आई होप आपको यहाँ तक इस टॉपिक की समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको कांस्टेंट और वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। उसके बाद इनकी जो टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है, कि कांस्टेंट की क्या टाइप है और वेरिएबल की क्या टाइप है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने तैयार करना है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में चांसेस हैं भी और नहीं भी, एज अ पार्ट भी लॉन्ग में आ सकता है। जैसे बोर्ड में अक्सर एक जो है 2 छोटे छोटे पार्ट्स को, 2 डेफिनेशन या 3-4 डेफिनेशंस को कंबाइन करके भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, तो इस तरीके से ये आ सकता है। अदरवाइज़ ये शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है, और मोस्टली चांसेस इसके MCQs में या शॉर्ट में आने के हैं, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कांस्टेंट की और वेरिएबल की और उनकी टाइप्स की भी।
अच्छा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कांस्टेंट है और उसकी 3 डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो इन तीनों में से कोई भी एज शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। जैसे आप बताएं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो आपने इन तीनों टाइप्स की डेफिनेशंस तो लिखी हुई हैं, आपने तैयार करनी है, लेकिन साथ आपको एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल भी आपने देनी है लाजमन हर सूरत, ठीक है। तो आपको समझ आ गई। इसके अलावा जो है वेरिएबल की भी डेफिनेशन आ सकती है, भले ही वो टेबल बना हुआ है, लेकिन उसमें से भी डेफिनेशन पिक होके आ सकती है कि जो है व्हाट इज़ जो है इंटीजर या व्हाट इज़ फ्लोट और व्हाट इज़ जो है कैरेक्टर डाटा टाइप। तो वेरिएबल के लिहाज से भी आपने इसकी एग्जांपल समेत इसको तैयार करना, और एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हैं इजीली। जैसे फ्लोट है तो उसकी एग्जांपल में पॉइंट आप डाल दें, यानी कि 3.6 या 4.6 कुछ भी आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये तमाम आपने काम करने हैं और आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। इसी तरह एमसीक्यूज़ में भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई भी एग्जांपल दी जा सकती है, कोई भी वैल्यू और कहा जा सकता है बताओ कि इंटीजर कांस्टेंट है या फिर फ्लोट है या फिर 4 डाटा टाइप है। तो कोई भी वैल्यू दे के आपको कहा जा सकता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी डाटा टाइप में ये वैल्यू आती है, ठीक है, या स्टैंड करती है। तो इस तरीके से आपने लेक्चर को तैयार करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दिल लगा के खूब पढ़िएगा और खूब मेहनत कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।